डियर स्टूडेंट, नागरिक अभियंता की वीडियो सीरीज़ में आज हम IS 456 2000 के बारे में डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं। चूँकि IS कोड 456 2000 का उपयोग बेसिकली प्लेन सीमेंट कंक्रीट और RCC से बनने वाले स्ट्रक्चर्स की डिज़ाइनिंग के लिए किया जाता है, जिसके सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। रीइंफोर्समेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है ओवरलैपिंग ऑफ बार। जब दो बार्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है तो उनको ओवरलैपिंग के थ्रू किया जाता है। तो ओवरलैपिंग के केस में ओवरलैपिंग की मिनिमम कितनी लेंथ रखनी है, इसके बारे में हमें IS 456 निम्नलिखित गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। पहला होता है ओवरलैपिंग इन केस ऑफ टेंशन फोर्स। चूँकि हम जानते हैं कि किसी भी स्ट्रक्चर में दो तरीके से टेंशन हो सकता है, या तो टेंशन ड्यू टू बेंडिंग, या दूसरा केस हो सकता है टेंशन ड्यू टू डायरेक्ट टेंसाइल फोर्स। पहला केस होता है टेंशन ड्यू टू बेंडिंग। इसका एग्जाम्पल हो सकता है बीम या स्लैब। यदि बीम और स्लैब के केस में हमें दो बार्स को ओवरलैप करना है तो फ्लेक्सर बेंडिंग के केस में मिनिमम ओवरलैपिंग लेंथ होती है LD और 35 विच एवर इज ग्रेटर, जहाँ पे LD रिप्रेजेंट करता है डेवलपमेंट लेंथ ऑफ बार और 5 रिप्रेजेंट करता है डाया ऑफ थिनर बार। दूसरा केस हो सकता है ओवरलैपिंग का, ओवरलैपिंग इन डायरेक्ट टेंशन केस। इसका बेस्ट एग्जांपल है रिंग बीम या किसी भी सर्कुलर वाटर टैंक में वाटर के हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण उसकी जो सर्कुलर बार होती हैं, वर्टिकल सर्कुलर बार, उसमें क्या आता है, डायरेक्ट टेंशन आता है। यदि इस केस में हमें दो बार्स के बीच में ओवरलैपिंग करती हैं तो मिनिमम ओवरलैपिंग लेंथ होगी 2LD और 35 विच एवर इज ग्रेटर, जहाँ पे LD है डेवलपमेंट लेंथ और 5 है डाया ऑफ थिनर बार। डेवलपमेंट लेंथ इन केस ऑफ कंप्रेशन, इसका एग्जाम्पल है कॉलम। यदि कॉलम के केस में हमें दो बार को ओवरलैप करना हो तो इस केस में मिनिमम ओवरलैपिंग लेंथ होती है LD और 24/5, जहाँ पे LD क्या है, डेवलपमेंट लेंथ इन केस ऑफ डायरेक्ट टेंशन और 5 है डायमीटर ऑफ थिनर बार। इनमें से जो भी मैक्सिमम केस देगा LD और 24/5 उसको एज आ ओवरलैपिंग लेंथ सेलेक्ट किया जाएगा। स्लैब के केस में हम दो प्रकार का रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। एक होता है मेन रीइंफोर्समेंट, दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट। डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट को हम टेम्परेचर रीइंफोर्समेंट या श्रिंकेज रीइंफोर्समेंट भी कहते हैं। मेन रीइंफोर्समेंट का मेन फंक्शन बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस को रेसिस्ट करना होता है, और टेम्परेचर या श्रिंकेज रीइंफोर्समेंट का मेन पर्पज़ श्रिंकेज के कारण होने वाले क्रैक्स को रोकना होता है। यदि किसी भी स्लैब में मेन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया जा रहा है तो दो मेन बार्स के बीच में स्पेसिंग 3D और 300 mm विच एवर इज लेस रखी जाती है। दूसरा केस होता है डिस्ट्रीब्यूशन बार्स का। इसमें दो बार्स के केस में जो स्पेसिंग होती है वो 5D और 450 mm विच एवर इज लेस, जहाँ पे D है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब। ओवरलैपिंग के केस में हमें एक चीज़ नोट करनी है कि ओवरलैपिंग तब तक प्रोवाइड की जाती है दो बार्स के बीच में जब तक उसका डाया 36 mm या इससे कम होता है। यदि किसी रीइंफोर्सिंग बार का डाया 36 mm से ज़्यादा हो जाता है तो इस केस में दोनों बार्स के बीच में वेल्डिंग करते हैं, और यदि 36 mm से इसका डाया कम होता है तो इन केस में दोनों बार्स के बीच में ओवरलैपिंग वायर्स के फॉर्म में की जाती है, मतलब उनको तार के माध्यम से बांधा जाता है। और यदि ये 36 mm से ज़्यादा होता है तो इन दोनों बार्स की क्या की जाती है, वेल्डिंग की जाती है। नाउ नॉमिनल कवर। किसी भी बीम या कोई भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, चाहे बीम हो, चाहे स्लैब हो, कॉलम हो, इस केस में नॉमिनल कवर क्या होता है,
नॉमिनल कवर बेसिकली मिनिमम डेप्थ ऑफ कवर होती है जो किसी भी रीइंफोर्समेंट को कवर करती है। मतलब यहाँ पे डी डैश किसको शो कर रहा है डायग्राम में, नॉमिनल कवर को है। बीम के केस में नॉमिनल कवर होगा डेप्थ ऑफ कंक्रीट कवर फ्रॉम द बॉटम फेस ऑफ कंक्रीट टू द रिंग या टू द बॉटम सरफेस ऑफ रिंग। मतलब बॉटम फेस ऑफ कंक्रीट से बॉटम फेस ऑफ रिंग तक जो डिस्टेंस होगी कवर की वो क्या कहलाएगा, नॉमिनल कवर। इसको हम क्लियर कवर भी बोलते हैं। लेकिन यदि यही स्लैब के केस में किया जाए तो यह क्या हो जाएगी, बॉटम सरफेस ऑफ स्लैब टू द बॉटम सरफेस ऑफ मेन रीइंफोर्समेंट। नॉमिनल कवर के बारे में IS 456 के द्वारा प्रोवाइड की गई जनरल गाइडलाइन निम्नानुसार हैं। पहला, कॉलम के केस में मिनिमम नॉमिनल कवर 40 mm रखा जाएगा। मतलब नॉमिनल कवर शुड नॉट बी लेस देन 40 mm इन केस ऑफ कॉलम। दूसरा क्राइटेरिया कॉलम के केस में यह है, यदि कॉलम की कोई एक डायमेंशंस 200 mm के बराबर हो और इसमें जो मैक्सिमम डाया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार 12 mm के बराबर हो तो इस केस में नॉमिनल कवर 25 mm रखा जाता है। फुटिंग के केस में नॉमिनल कवर की वैल्यू 50 mm रखी जाती है। इसके अलावा किसी भी कंक्रीट स्ट्रक्चरल एलिमेंट जैसे बीम, कॉलम, स्लैब, फुटिंग आदि में नॉमिनल कवर की वैल्यू उसके एनवायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन पर भी डिपेंड करती हैं। ये एनवायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन हो सकती हैं माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम। इनमें क्रमशः नॉमिनल कवर होगा 20, 30, 45, 50 और 75 mm। माइल्ड एक्सपोजर के केस में यदि किसी भी कंक्रीट स्ट्रक्चरल एलिमेंट जैसे बीम, कॉलम, यदि डाया ऑफ बार मैक्सिमम डाया ऑफ बार 12 mm तक होता है तो इस केस में नॉमिनल कवर को 5 mm तक कम किया जा सकता है। मान लीजिए किसी कॉलम में या किसी बीम में, मान लीजिए किसी बीम में मैक्सिमम डाया ऑफ बार क्या है, 20 mm है, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है, एनवायरमेंटल माइल्ड एक्सपोजर है। तो चूंकि 12 mm से कम का बार 12 mm तक का मैक्सिमम डाया ऑफ बार है तो इस केस में तो नॉमिनल कवर कितना रखा जा सकता है, 15 mm रखा जा सकता है। दूसरा, इसका एक स्पेशल केस है नॉमिनल कवर का, यदि हमारा एक्सपोजर कैसा हो, सीवियर या वेरी सीवियर हो, लेकिन इसमें कंक्रीट M35 या इससे हायर ग्रेड की कंक्रीट का उपयोग किया जा रहा है तो इस केस में भी नॉमिनल कवर की वैल्यू को 5 mm तक कम किया जा सकता है। यदि आप स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार के स्ट्रक्चरल एलिमेंट में कितना मिनिमम और मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट रखना है। पहला कॉमन स्ट्रक्चरल एलिमेंट है बीम। बीम के केस में मिनिमम टेंसाइन रीइंफोर्समेंट परसेंटेज ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट रखा जाता है 85/FY, जहाँ पे FY क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट किसी भी बीम में रखा जा सकता है 0.04 B/D, जहाँ पे B क्या है, इफेक्टिव विड्थ ऑफ बीम या सिंपली विड्थ ऑफ बीम, और कैपिटल D क्या है, ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम सेक्शन। या इसको दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है किसी भी बीम में मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट होता है 4% ऑफ ग्रॉस एरिया ऑफ बीम। इसके अलावा बीम में दूसरा डबली रीइंफोर्स्ड बीम है तो उसमें कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट भी प्रोवाइड किया जा सकता है। तो मैक्सिमम कंप्रेसिव रीइंफोर्समेंट भी 4% ऑफ ग्रॉस एरिया ऑफ बीम से ज़्यादा नहीं हो सकता है। यदि किसी बीम की डेप्थ 750 mm से ज़्यादा होती है तो उस केस में बीम में साइड रीइंफोर्समेंट भी प्रोवाइड किया जाता है। जनरली यदि बीम की डेप्थ 750 mm से कम होती है तो उसमें दो ही जगह पे रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाएगा, एक तो बॉटम सरफेस के पास में और एक टॉप सरफेस के पास में। लेकिन यदि बीम की डेप्थ 750 mm से ज़्यादा होती है तो ऐसी बीम को डीप बीम कंसीडर किया जाता है। इस केस में बीम की साइड्स फेस में भी रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है जिसकी वैल्यू होती है 0.1% ऑफ वेब एरिया ऑफ द बीम। और इस रीइंफोर्समेंट को दोनों फेस में इक्वली डिवाइड कर देते हैं
और इस केस में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही रखी जाती है, जो साइड फेस रीइंफोर्समेंट में जो लॉन्गिट्यूडनल बार्स उपयोग की जा रही हैं उनके बीच की स्पेसिंग किसी भी केस में 300 mm से ज़्यादा नहीं हो सकती है। दूसरा बिल्डिंग कंपोनेंट होता है कॉलम। इस केस में मिनिमम रीइंफोर्समेंट 0.8% ऑफ द ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम है और मैक्सिमम जो रीइंफोर्समेंट होता है 6% ऑफ द ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम। यहाँ पे ग्रॉस एरिया से मतलब होता है B इंटू डी, जहाँ पे B क्या है, विड्थ ऑफ कॉलम और D है डेप्थ ऑफ कॉलम। अब यदि आप एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं और किसी जो रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है किसी भी कॉलम में, वो उसके शेप पर भी डिपेंड करता है। यदि हमारे स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप का कॉलम है तो उसमें मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार 4 प्रोवाइड किए जाएंगे, और यदि इसका शेप सर्कुलर होता है तो इसमें मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार 6 रखे जाते हैं। इसके अलावा किसी भी कॉलम में डाया ऑफ बार 12 mm से कम नहीं रखा जा सकता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है कॉलम में जो रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है। यदि किसी कॉलम में जो ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट है या जो कॉलम में जो रिंग प्रोवाइड की जाती हैं वो हेलिकल शेप में हैं, तो इस बारे में भी अपन को ध्यान रखना है कि उस कॉलम में मिनिमम 6 बार हमें प्रोवाइड करने हैं। किसी भी कॉलम में जो लॉन्गिट्यूडनल्स बार प्रोवाइड किए जाते हैं उनकी मैक्सिमम स्पेसिंग 300 mm से ज़्यादा नहीं हो सकती है। अब एक स्पेशल टाइप का कॉलम होता है पेडेस्टल। पेडेस्टल एक ऐसा कॉम्प्रेसिव मेंबर होता है जिसका सिलेंडरनेस रेशियो 3 होता है। मतलब यदि किसी कॉलम की लीस्ट लैटरल डायमेंशंस b है और तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी 3b के बराबर है, तो ऐसा कॉलम किसका एग्जाम्पल होगा, एक पेडेस्टल का। और पेडेस्टल में जो नॉमिनल लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट रखा जाता है वो होता है 0.15% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पेडेस्टल। कॉलम में लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट के अलावा ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है जिसका फंक्शन होता है टू होल्ड द लॉन्गिट्यूडनल बार्स पहला, दूसरा टू प्रोवाइड पर्टिकुलर शेप टू द कॉलम, और तीसरा होता है टू प्रिवेंट बकलिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल्स बार्स। अब जो कॉलम में ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट या जो रिंग प्रोवाइड की जाती हैं उनको अपन लैटरल टाइज कहते हैं। अब दो लैटरल टाइज के बीच में जो स्पेसिंग होती है वो निम्न क्राइटेरिया पर डिसाइड की जाती है। इसका पहला क्राइटेरिया होगा लीस्ट लैटरल डायमेंशंस, मतलब बी और डी में जो कम हो या तो इसके बराबर होगी। दूसरा 16 फाई, जहाँ पे फाई है डाया ऑफ थिनर बार, और तीसरा होता है 300 mm। इन तीनों क्राइटेरिया में जो मिनिमम वैल्यू होगी वो दो लैटरल टाइज के बीच में स्पेसिंग रखी जाएगी। लेकिन जो पुराना IAS कोड था उसमें एक चौथा क्राइटेरिया भी रखा जाता है। दो लैटरल टाइज के बीच में जो स्पेसिंग होती है वो होती है 48 फाई, जहाँ पे फाई क्या है, डाया ऑफ लैटरल टाइज। अब यदि आप एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं तो आपको यह हमेशा ध्यान रखना है कि जो लैटरल टाइज का डाया शुड नॉट बी लेस देन 1/4 ऑफ फाई, जहाँ पे फाई क्या है, डाया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स या डाया ऑफ लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार्स। दूसरे नंबर पे होता है कि जो लैटरल टाइज है उसका मिनिमम डायमीटर 6 mm से कम नहीं होना चाहिए। ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट बीम के केस में भी प्रोवाइड किया जाता है। ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट का सिंपल सा मतलब होता है ऐसा रीइंफोर्समेंट जो किसी भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट, चाहे बीम हो या कॉलम हो, उसकी लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोवाइड किया जाता है। जो बीम में ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है उसको हम स्टीरअप्स कहते हैं। यह जनरली शियर रीइंफोर्समेंट के फॉर्म में प्रोवाइड किया जा सकता है। किसी भी बीम में शियर रीइंफोर्समेंट 3 तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल टाइज, दूसरा इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल स्टीरअप्स,
इन द फॉर्म ऑफ इंक्लाइंड स्टीरअप्स जो जनरली 45 डिग्री पर इंक्लाइंड करी जाती हैं, और तीसरा होता है इन द फॉर्म ऑफ बेंट अप बार्स। स्पेसिंग बिटवीन वर्टिकल स्टीरअप्स ऑफ बीम ये रखी जाती है 0.75D और 300 mm विच एवर इज लेस, जहाँ पे D है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम। इसके अलावा एक फार्मूला होता है जिसके द्वारा भी हम दो स्टीरअप्स के बीच में मिनिमम स्पेसिंग को कैलकुलेट कर सकते हैं, जहाँ पे एस बी बराबर होता है 0.87 FY इंटू ASB अपॉन 0.4B, जहाँ पे FY है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, ASB है एरिया ऑफ वर्टिकल स्टीरअप्स और B है विड्थ ऑफ बीम। टॉर्जन रीइंफोर्समेंट, यदि किसी भी बीम में टॉर्जन आ रहा हो, जनरली सिंपल केस में बीम में या तो बेंडिंग मोमेंट लग सकता है या शियर फोर्स हो सकता है, लेकिन कभी स्पेशल केस में किसी भी बीम में टॉर्जन आ रहा हो तो उस केस में रीइंफोर्समेंट दो तरीके से प्रोवाइड किया जा सकता है यदि बीम टॉर्जन से सब्जेक्ट हो सकती है। पहला इन द फॉर्म ऑफ लैटरल टाइज, या सॉरी लैटरल टाइज की जगह पे अपन क्या बोलेंगे, वर्टिकल स्टीरअप्स। दूसरा तरीका होता है लॉन्गिट्यूडनल बार के बीच में के फॉर्म में, और तीसरा होता है इसका कॉम्बिनेशन, मतलब लैटरल टाइज भी प्रोवाइड की जाएंगी टॉर्जन को रेसिस्ट करने के लिए। लैटरल टाइज ना बोल के हमें इसको बोलना चाहिए वर्टिकल स्टीरअप्स, और दूसरा किसको प्रोवाइड किया जा सकता है, लॉन्गिट्यूडनल बार्स को कंबाइंड रूप से भी। अब स्पेसिंग कितनी रखेंगे टॉर्जन रीइंफोर्समेंट में दो वर्टिकल स्टीरअप्स के बीच में, ये हो सकता है x1, दूसरा क्राइटेरिया होता है x1 + y1 डिवाइडेड बाय 4 और 300 mm विच एवर इज लेस, जहाँ पे हम x1 और y1 को समझते हैं। यहाँ पे x1 है आउटर विड्थ ऑफ टाई, जो वर्टिकल टाइज है उसकी आउटर विड्थ क्या है, और y1 है आउटर टू आउटर डेप्थ ऑफ लैटरल टाइज। दूसरा केस होता है लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट, तभी प्रोवाइड किया जाता है किसी भी बीम में यदि उसकी डेप्थ 450 mm से ज़्यादा हो, और ये साइड रीइंफोर्समेंट के केस में प्रोवाइड किया जाता है, जो रखा जाता है 0.1% ऑफ वेब एरिया। मतलब साइड रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करने के दो केस हो सकते हैं किसी भी बीम में। पहला, जब बीम में टॉर्जन ना लग रहा हो लेकिन उसकी डेप्थ कितनी हो, 750 mm से ज़्यादा हो। लेकिन यदि बीम में टॉर्जन लग रहा हो और उसकी डेप्थ कितनी हो, 450 mm से ज़्यादा हो, तो उस केस में भी हमें साइड रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना होता है। स्लैब के केस में मिनिमम रीइंफोर्समेंट, इसमें यूज होने वाले स्टील के ग्रेड पर डिपेंड करता है। यदि हम Fe 250 का उपयोग कर रहे हैं या माइल्ड स्टील का उपयोग कर रहे हैं एज अ रीइंफोर्सिंग बार, तो इसमें होता है मिनिमम एरिया ऑफ स्टील 0.15% ऑफ ग्रॉस एरिया ऑफ स्लैब, जहाँ पे ग्रॉस एरिया ऑफ स्लैब होता है B इंटू डी। जनरली B है विथ ऑफ स्लैब जो 1 मीटर या 1000 mm ली जाती है, और D है ओवरऑल डेप्थ ऑफ स्लैब। दूसरा, यदि हमें रीइंफोर्सिंग बार इन द फॉर्म ऑफ HYST बार के फॉर्म में प्रोवाइड की जा रही हूँ, ये हो सकती है Fe 415 और Fe 500, तो इस केस में एरिया ऑफ मिनिमम स्टील होगा 0.12% ऑफ ग्रॉस एरिया ऑफ द स्लैब। यदि आप एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि किसी भी स्लैब में जो मैक्सिमम डाया ऑफ बार होता है 1/8 ऑफ थिकनेस ऑफ स्लैब, मतलब यदि 100 mm थिकनेस है किसी भी स्लैब की ओवरऑल, तो उस केस में मैक्सिमम डाया ऑफ बार 12 mm होगा। ओके, सिंपल सा है। यदि मैक्सिमम डाया ऑफ बार आप निकालना चाहते हैं तो उसकी टोटल थिकनेस में 8 से डिवाइड कर दीजिए। नाउ स्पेशल डिजाइन रिक्वायरमेंट फॉर स्ट्रक्चरल मेंबर एंड सिस्टम। डीप बीम, अब किस बीम को अपन डीप बीम मानेंगे या नहीं मानेंगे, इसको IS 456 एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में
यदि L/D का रेशियो 2 से कम होता है तो उस बीम को हम एज अ डीप बीम डिज़ाइन करेंगे, जहाँ पे L क्या है, स्पान ऑफ बीम, और D है ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम। लेकिन यदि ये कंटिन्यूस बीम का केस है तो उस केस में L/D का रेशियो 2.5 के से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। यदि हम RCC बाल की डिज़ाइन करना चाहते हैं तो इस केस में IS 456 निम्नलिखित गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। पहला, किसी भी RCC बाल की मिनिमम थिकनेस 100 mm से कम नहीं होनी चाहिए। दूसरा, यदि बाल को कॉम्प्रेसिव लोड के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं तो इसमें मिनिमम एसेंट्रिसिटी शुड नॉट बी मोर देन 0.05 T, जहाँ पे T क्या है, थिकनेस ऑफ RCC बॉल। तीसरा होता है इसकी सिलेंडरनेस लिमिट होती है। इसका मतलब होता है कि उसकी हाइट और थिकनेस में क्या रेशियो होता है। तो किसी भी RCC बाल के लिए हाइट और थिकनेस का रेशियो शुड नॉट बी ग्रेटर देन 30। यदि किसी भी RCC बाल की थिकनेस 100 mm है तो इस केस में मैक्सिमम हाइट ऑफ RCC बाल 3000 mm हो सकती है या 3 मीटर हो सकती है। देन चौथा इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है इफ़ेक्टिव हाइट ऑफ RCC वॉल। यदि यह फ्लोर वॉल है तो 0.75 HW है होगी, जहाँ पे HW क्या है, हाइट ऑफ वॉल। देन रीइंफोर्समेंट इन RCC बॉल। RCC बॉल में दो तरीके का रीइंफोर्समेंट हो सकता है। एक होता है वर्टिकल रीइंफोर्समेंट जो वर्टिकल डायरेक्शन में प्रोवाइड किया जाता है, और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल रीइंफोर्समेंट जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोवाइड किया जा सकता है। पहला केस है यदि रीइंफोर्सिंग बार Fe415 हों और RCC स्लैब के केस में मैक्सिमम डाया ऑफ बार 16 mm हो सकता है। तो इस कंडीशन में एरिया ऑफ वर्टिकल रीइंफोर्समेंट होगा वो हो जाएगा 0.0012 ऑफ AG या 0.1% ऑफ AG, जहाँ पे AG रिप्रेजेंट करता है ग्रॉस एरिया ऑफ बॉल या ग्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बॉल। अब इस केस में वर्टिकल रीइंफोर्समेंट के केस में AG बराबर हो जाएगा L इंटू थिकनेस, जो आप फिगर में देख सकते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, जो AG या क्रॉस सेक्शनल एरिया इसमें लिया जाएगा तो परपेंडिकुलर एरिया लिया जाएगा रीइंफोर्समेंट की डायरेक्शन के। अब वर्टिकल रीइंफोर्समेंट के परपेंडिकुलर एरिया होगा L इंटू टी, और हॉरिजॉन्टल बार्स की परपेंडिकुलर एरिया क्या हो जाएगा, H इंटू टी। अब यदि अपन वर्टिकल रीइंफोर्समेंट के केस में Fe250 या Fe415 के अतिरिक्त कोई बार प्रोवाइड कर रहे हैं, जनरली माइल्ड स्टील प्रोवाइड करना हो, तो इस केस में एरिया ऑफ वर्टिकल रीइंफोर्समेंट होगा 0.0015 इंटू AG या 0.15% ऑफ AG। दूसरा होता है एरिया ऑफ हॉरिजॉन्टल रीइंफोर्समेंट, मतलब ऐसा रीइंफोर्समेंट जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोवाइड किया जा रहा हो वॉल के। तो इसका पहला केस हो सकता है कि रीइंफोर्सिंग बार का ग्रेड क्या होना चाहिए, 415, और मैक्सिमम डाया ऑफ बार 16 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस केस में एरिया ऑफ हॉरिजॉन्टल रीइंफोर्समेंट होगा 0.002 AG या 0.2% ऑफ AG। यहाँ पे AG क्या लिया जाएगा, H इंटू टी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रीइंफोर्समेंट के परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन क्या है, H इंटू टी। दूसरा केस है माइल्ड स्टील बार का। इस केस में एरिया ऑफ हॉरिजॉन्टल रीइंफोर्समेंट होगा 0.0025 AG या 0.25% ऑफ AG। RCC वॉल के केस में दो बार के बीच में मिनिमम स्पेसिंग रखी जाती है 3T या 450 mm, विच एवर इज लेस। देन स्टेयरकेस की एक डायग्राम को ध्यान से देखिए, जहाँ पे शुरू में और लास्ट में इनिशियल और फाइनल लैंडिंग प्रोवाइड की गई है। बीच में जो मेन पोर्शन है राइज और ट्रेड का, उसको अपन गोइंग बोलते हैं। अब इसकी अपन इफेक्टिव स्पान निकालना चाहते हैं, तो इसमें अपन ने लैंडिंग को दो बराबर भागों में बांट दिया, XX और YY में। तो इफेक्टिव स्पान ऑफ स्टेयरकेस
निम्नलिखित गाइडलाइंस के आधार पर कैलकुलेट किया जाएगा। एक टेबल को ध्यान से देखिए जिसमें एक्स, वाई और स्पान इन मीटर लिखा है। यदि पहले केस में x बराबर 1 मीटर से कम हो, y भी 1 मीटर से कम हो, तो इस केस में इफेक्टिव स्पान ऑफ स्टेयर केस हो जाएगा g प्लस एक्स प्लस वाई। अब दूसरा केस देखिए, यहाँ पे x तो 1 मीटर से कम है लेकिन y 1 मीटर से ज़्यादा हैं। इस केस में इफेक्टिव स्पान क्या हो जाएगा, g प्लस एक्स प्लस 1। मतलब किसी भी केस में यदि अपन इफेक्टिव स्पान निकाल रहे हैं तो x और y की मैक्सिमम वैल्यू 1 मीटर हो सकती है। यदि ये 1 मीटर से कम है तो जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू है उसको कंसीडर कर लेंगे, और यदि ये 1 मीटर से ज़्यादा हैं तो इफेक्टिव स्पान कैलकुलेशन में इसको x और y को 1 के बराबर रखा जाएगा। तीसरे केस में आप देखिए, x 1 मीटर से ज़्यादा है, y 1 से कम है, तो इस केस में इफेक्टिव स्पान क्या हो जाएगा, g प्लस वाई प्लस 1। और चौथे केस में दोनों 1 मीटर से ज़्यादा हैं, तो इस केस में इफेक्टिव स्पान हो जाएगा g प्लस 1 प्लस 1। नाउ स्ट्रक्चरल डिजाइन क्राइटेरिया एज पर लिमिट स्टेट मेथड। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन होती है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। इसका मतलब होता है वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ means that value of strength of material below which not more than 5% of result are expected to fall। इसको अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए M15 ग्रेड की कंक्रीट है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितनी है, 15 न्यूटन पर स्क्वायर एम। इस डेफिनेशन के अनुसार आपने M15 के 15 सेंटीमीटर के 100 क्यूब तैयार किए हैं और इसको आपने 28 दिन बाद लेबोरेटरी में टेस्ट किया। तो इन क्यूब्स में जो 100 क्यूब्स अपन ने टेस्ट किए हैं, इनमें 95% क्यूब ऐसे होने चाहिए जिनकी स्ट्रेंथ 20 न्यूटन पर स्क्वायर एम के बराबर या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब 100 क्यूब में केवल 5 क्यूब ही ऐसे हो सकते हैं जिनकी स्ट्रेंथ 15 न्यूटन पर स्क्वायर एम से कम हो। मतलब स्ट्रेंथ की वह वैल्यू जिसमें मैक्सिमम 5% रिजल्ट ऐसे हो सकते हैं जो उस वैल्यू के बराबर ना हो, उसे क्या बोलते हैं हम, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। कैरेक्टरिस्टिक्स लोड मीन्स दैट वैल्यू ऑफ लोड which has 95% probability not being exceed during life of the structure। अब सिंपल सा हम कैरेक्टरिस्टिक्स लोड को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए अपन किसी बिल्डिंग को डिज़ाइन कर रहे हैं, उसमें बिल्डिंग का एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट है कॉलम। क्योंकि बिल्डिंग का लाइफ स्पान 100 साल रखा है तो कॉलम का भी लाइफ स्पान कितना होगा, 100। यदि एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर ये बोल रहा है कि इस कॉलम को मैक्सिमम 5000 किलो न्यूटन के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए, और वो इस बात की गारंटी देता है कि 95% केसेस में मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि इस कॉलम पर 5000 किलो न्यूटन से ज़्यादा लोड नहीं आएगा। तो 5000 किलो न्यूटन उस कॉलम के लिए क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स लोड। मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स लोड का मतलब एक ऐसा लोड होता है किसी भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट की डिज़ाइन के लिए जो उसकी लाइफ स्पान में 5% ही पॉसिबिलिटी ऐसी होंगी जिसमें जो लोड उस पर आएगा वो डिज़ाइन लोड से ज़्यादा हो सकता है। वो क्या कहलाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स लोड। देन होता है डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इसे एफ डी से डिनोट करते हैं। एफ डी बराबर होता है एफ बाई गामा एम, जहाँ पे एफ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, और गामा एम क्या कहलाता है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। यह कंक्रीट के केस में 1.5 लिया जाता है और स्टील के केस में 1.15 लिया जाता है। मतलब इसमें आपने देखा रहे होंगे कि यहाँ पे अपन ने एफ डी एफ अपॉन गामा एम से निकाली है। मतलब स्ट्रेंथ के केस में पार्शियल सेफ्टी फैक्टर एज अ रिड्यूसिंग फैक्टर की तरह वर्क कर रहा है। मतलब किसी भी मटेरियल को या एलिमेंट को अपन डिज़ाइन करेंगे, बीम कॉलम जो भी हो सकता है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगी उसको अपन कम आंकेंगे।
दूसरा होता है डिजाइन लोड। डिजाइन लोड एफ डी बराबर लिखा है एफ इंटू गामा एफ, जहाँ पे गामा एफ लोड फैक्टर है जो 1.5 के बराबर लिया जाता है जनरली यदि डेड लोड और लाइव लोड को कंसीडर किया जाए। मतलब लोड फैक्टर हमेशा कैसा होता है, एनहांसिंग फैक्टर, और स्ट्रेंथ फैक्टर कैसे होते हैं, रिड्यूसिंग फैक्टर। फिगर में आइडियलाइज्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पर कंक्रीट किया गया है। मान लीजिए अपन ने एक कंक्रीट क्यूब लिया है, उसको 28 दिन के बाद क्योरिंग करने के बाद उसका लेबोरेटरी में कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन से टेस्ट किया और स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का अपन ने क्या किया है, एक डायग्राम में ग्राफ प्लॉट किया है। तो इसका जो नेचर होता है कंक्रीट के केस में वो 0 से 0.002 स्ट्रेन के बीच में इसका शेप कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। और 0.002 से 0.0035 के बीच में जो स्ट्रेन आ रही है उसके बीच में इसका शेप कैसा होता है, रेक्टेंगुलर या स्ट्रेट होता है। ओके, अब इसमें 3 कर्व शो किए गए हैं, जहाँ पे पहले केस में इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ एफ के बराबर है, दूसरे केस में इसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ 0.67 एफ के बराबर है, और तीसरे केस में मैक्सिमम स्ट्रेंथ 0.67 एफ के अपॉन गामा एम के बराबर है। हम इन तीनों के बीच में डिफरेंस समझते हैं। मान लीजिए पहला है आइडियल केस कि जब अपन ने 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर का क्यूब कास्ट किया, उसकी टेस्ट की, तो पहले केस में फर्स्ट कर्व को फॉलो करेगा। लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि जैसे जैसे किसी भी कंक्रीट एलिमेंट की लेंथ बढ़ती है तो इसकी स्ट्रेंथ कम होती जाती है। क्यूब की मैक्सिमम हाइट कितनी है, 15 सेंटीमीटर, लेकिन यदि ये कॉलम का केस लिया जाए तो उसकी हाइट 15 सेंटीमीटर से बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब उसका सिलेंडरनेस रेशियो ज़्यादा होता है। यदि कंक्रीट का सिलेंडरनेस रेशियो बढ़ता है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ भी घटती है। तो डिज़ाइन के लिए जो हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कंसीडर करते हैं वो क्या ली जाती है, 0.67 एफ के। लेकिन IS 456 के अकॉर्डिंग हमारा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर वो कंक्रीट कितना है, 1.5। तो एक्चुअल डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कितनी ली जाएगी, 0.67 एफ के अपॉन गामा एम। स्ट्रेन से रिलेटेड सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया यह होता है कि मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट इन फ्लेक्सुरल कंप्रेशन। मतलब यदि बीम के केस में मैक्सिमम स्ट्रेन कंक्रीट में 0.0035 के बराबर हो सकती है। मतलब स्ट्रेन किसी भी केस में 0.0035 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। वहीं मैक्सिमम स्ट्रेन इन स्टील शुड नॉट बी लेस देन Fy अपॉन 1.15 ES प्लस 0.002। अब इस आप डायग्राम को ध्यान से देखिए, जहाँ पे एक RCC बीम का क्रॉस सेक्शन शो किया गया है, जहाँ पे B क्या है, विड्थ, और स्मॉल d क्या है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम, Na क्या है, न्यूट्रल एक्सिस। अब इसका स्ट्रेस डायग्राम को ध्यान से देखिए, जिसमें XU क्या है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, C कहलाता है रिजल्टेंट कंप्रेसिव फोर्स जो होता है 0.36 FC के B इंटू XU के बराबर। अब चूंकि अपन ने देखा था अभी आइडियलाइज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसा होता था, कुछ हिस्से में रेक्टेंगुलर होता था और कुछ कैसा होता था, पैराबोलिक। तो बीम के केस में इसका जो रेक्टेंगुलर पोर्शन होता है वो 0.42 XU के बराबर होता है और रिमेनिंग पोर्शन कैसा रहेगा, पैराबोलिक। यहाँ पे जो Z है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, लीवर आर्म, जो बराबर होता है D माइनस 0.42 XU के केस में। अब किसी भी बीम में जो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इसमें प्रोवाइड किए जा रहे रीइंफोर्सिंग बार की ग्रेड पर डिपेंड करती है। यदि हम Fe 250 प्रोवाइड कर रहे हैं तो XU मैक्स बराबर होता है 0.53D, 415 के केस में होता है 0.48D और 500 के केस में होता है 0.46D, वेयर D इज़ द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम। एक्सियल कॉम्प्रेशन, चूँकि एक्सियल कॉम्प्रेसिव फोर्स कॉलम के केस में एक्ट करता है, तो इस केस में जब केबल
कॉम्प्रेसिव लोड लग रहा हो किसके कारण, डायरेक्ट कॉम्प्रेसिव फोर्स के कारण, उसमें मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट हो सकती है 0.002। लेकिन बीम के केस में जो कॉम्प्रेशन आ रहा था वो किसके कारण था, बेंडिंग कॉम्प्रेशन के केस में मैक्सिमम स्ट्रेन होती है 0.0035। या सिंपल सा समझ लीजिए, यदि बीम के केस में मैक्सिमम स्ट्रेन होगी तो वो 0.0035 ली जाएगी, और कॉलम के केस में मैक्सिमम स्ट्रेन होगी वो 0.002 हो जाए ले रहेगी। लेकिन कभी कभी एक कॉलम का एक ऐसा केस हो सकता है जिसमें कॉम्प्रेसिव लोड भी लग रहा हो और वो बेंडिंग मोमेंट भी एक्ट कर रहा हो। तो इस केस में इसका स्ट्रेन डायग्राम पैराबोलिक शेप का होगा, जो आप डायग्राम में देख रहे हैं। तो एक होती है मिनिमम स्ट्रेन वाली एज और एक क्या होगी, मैक्सिमम स्ट्रेन वाली एज। तो मिनिमम पर जो स्ट्रेन आएगी वो एप्सिलॉन होगी, और मैक्सिमम या हाईली कॉम्प्रेस्ड फाइबर पे कॉलम के केस में मैक्सिमम स्ट्रेन होती है 0.0035 माइनस 0.75 एप्सिलॉन। यदि हमारा कॉलम शॉर्ट एक्सियली लोडेड कॉलम होता है, आरसीसी के केस में कॉलम तीन प्रकार के हो सकते हैं, शॉर्ट कॉलम, लॉन्ग कॉलम, इंटरमीडिएट कॉलम। यदि सिलेंडरनेस रेशियो 12 से कम होता है तो वो शॉर्ट कॉलम होगा, 12 से ज़्यादा होता है तो लॉन्ग कॉलम, और यदि 12 के बराबर होता है तो इंटरमीडिएट कॉलम। अब यदि कोई शॉर्ट कॉलम है, मतलब सिलेंडरनेस रेशियो उसका कितने से कम है, 12 से, और उसकी जो लोड लग रहा है विद मिनिमम एसेंट्रिसिटी, मतलब एसेंट्रिसिटी मिनिमम है या कितनी हो सकती है 0.05 लेटरल डायमेंशंस के बराबर है या इससे कम है, तो किस केस में उस पर जो मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव लोड अप्लाई किया जा सकता है वो होता है 0.4 FC के AC प्लस 0.67 FI इंटू ASC, जहाँ पे AC है एरिया ऑफ कंक्रीट और ASC क्या है, एरिया ऑफ स्टील। मान के चलिए टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया कॉलम का दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, कंक्रीट और स्टील से। तो टोटल एरिया किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस एरिया ऑफ स्टील, ओके, जैसे AG से अपन डिनोट करते हैं। यदि किसी भी कॉलम में अपन जो ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट लेटरल टाइज की जगह पे हेलिकल टाइज के फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है तो उस कॉलम की स्ट्रेंथ 5% बढ़ जाती है। इस केस में कॉम्प्रेसिव लोड का फॉर्मूला PU बराबर हो जाएगा 1.05 ब्रैकेट 0.4 FC के AC प्लस 0.67 FI इंटू ASC। अब किसी कॉलम में केवल प्योरली कॉन्सेंट्रेटेड एक्सियल लोड लग रहा है, मतलब उस केस में यदि एसेंट्रिसिटी 0 हो तो इसका PU का फॉर्मूला होता है PU बराबर 0.45 FC के इंटू AC प्लस 0.75 FI इंटू ASC। अब बीम के केस में शियर फोर्स भी एक्ट करता है, तो इसमें नॉमिनल शियर स्ट्रेस टाउ भी बराबर होता है VU डिवाइडेड बाई BD, जहाँ पे VU है डिजाइन शियर फोर्स, B है विड्थ ऑफ बीम और D है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम। लेकिन दूसरा केस हो सकता है किसी भी बीम का कि थ्रू आउट द उसकी डेप्थ कैसी हो, कांस्टेंट ना हो। मतलब जैसे एक एग्जांपल इस फिगर में शो किया गया है कि जो कैंटिलीवर बीम है उसकी डेप्थ अलोंग द स्पान चेंज हो रही है। इस केस में जो टाउ भी होता है, टाउ भी बराबर होता है V प्लस माइनस MU बाई D टेन बीटा होल डिवाइडेड बाय BD, जहाँ पे V क्या है डिजाइन शियर फोर्स, स्मॉल d क्या है जिस सेक्शन पे अपन को नॉमिनल शियर स्ट्रेस निकालना हो उसकी इफेक्टिव डेप्थ, MU क्या है उस सेक्शन पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, टेन बीटा क्या होता है जो बॉटम सरफेस है या जो टेपर्ड सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है वो बीटा होता है, और B और D क्रमशः विड्थ ऑफ बीम और स्मॉल d क्या है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम। शियर रीइंफोर्समेंट वर्टिकल स्टीरप्स, बेंट अप बार्स या इंक्लाइंड स्टीरप्स के फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए।